नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 200 के पार जाने के लिए बीजेपी ने मिशन 103 पर काम करना शुरू किया है। ये वो सीटें हैं जिन पर लंबे समय से कांग्रेस का कब्जा है। इनमें से 36 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के दिग्गज नेता काबिज हैं। इन सीटों पर जीत हासिल करने भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है और भाजपा ने इन्हें आकांक्षी विधानसभा नाम दिया है। यहाँ जीत के लिए भाजपा गुजरात और उत्तर प्रदेश फार्मूला अपनाएगी। इनमें से अधिकांश सीटें आरक्षित वर्ग से आती है और इन सीटों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा भी है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की लाहार, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह की राघोगढ़, सुभाष यादव के बेटे सचिन यादव की कचरावत, भोपाल उत्तर की आरिफ अकील की भोपाल उत्तर, ये ऐसी सीटें हैं जहाँ पर जीत आसान नहीं है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व मॉनिटरिंग कर रहा है। वहीं अर्धपन्ना प्रभारी बूथ कमेटियों की भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। क्या इन सीटों पर भाजपा लगातार हार का सिलसिला तोड़ पाएगी और कांग्रेस अपने मजबूत किलों को सुरक्षित रखने रणनीति क्या अपनाएगी, ये जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। वर्ष 2023 के चुनाव के लिए भाजपा ने 200 के पार जाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन 200 के पार जाना इतना आसान नहीं है। 103 सीटों पर भाजपा के लिए मुकाबला कठिन है और उनमें भी 36 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा दशकों से नहीं जीत सकी। इन सीटों को कांग्रेस का मजबूत किला कहा जाता है। इनमें कमलनाथ का संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की लाहौर विधानसभा, दिग्विजय सिंह की राघोगढ़ और सुभाष यादव के बेटे सचिन यादव की कसरावत विधानसभा सीट प्रमुख है। इन 36 सीटों सहित कुल 103 सीटों को भाजपा ने आकांक्षी सीटों की श्रेणी में रखा है। यहाँ पर गहन चुनावी प्रचार और संगठन को मजबूत करने की योजना को आकार देने में भाजपा के दिग्गज जुटे हुए हैं। इसकी मॉनिटरिंग केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। अर्धपन्ना प्रभारी और बूथ कमेटियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। इन सीटों पर गुजरात यूपी का फॉर्मूला अपनाते हुए विशेष अभियान चलाने की रणनीति बनाई गई है। इस बारे में भाजपा प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी का कहना है कि भाजपा 200 के पार के लक्ष्य पर काम कर रही है, जो हासिल होकर रहेगा। भाजपा का फोकस निश्चित रूप से जो हमारा केंद्रीय संगठन है, प्रदेश संगठन है, जो उन्होंने हमसे प्रत्येक कार्यकर्ता से एक संकल्प लिया है कि अब की बार 200 पार, हम उसको लेकर जनता के बीच में हैं और निश्चित रूप से जो हमारा प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व चाहता है, उस पे प्रत्येक कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा कर हम अपने उस 200 के आंकड़े को पार करेंगे। और रही बात आपकी कि आकांक्षी विधानसभाओं का, निश्चित रूप से भाजपा का जो ताकत है वो उसका देवतुल्य कार्यकर्ता है और हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जन कल्याण की योजनाएं और माननीय मोदी जी का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। जैसे जनता ने हमें 2003, 8, 13 और 18 में आशीर्वाद दिया है, इस जनता इस बार 2023 और 24 में भी भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताएगी। इस बारे में कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा का कहना है कि भाजपा सरकार कैसी भी तैयारी कर ले, जनता मन बना चुकी है बदलाव का। भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी तरह की तैयारियां कर ले। मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से नर्सिंग घोटाला हुआ, किस तरीके से पोषण आहार घोटाला हुआ। जाती हुई बेला में अंतिम सांसें गिर रही भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी प्रकार की तैयारी कर ले। मध्य प्रदेश में उनकी हर तैयारी को औंधे मुँह जनता गिराने वाली है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी का चेहरा या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है गड़बड़ घोटाले वाली, वह मध्य प्रदेश की जनता के बीच घिर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कांग्रेस को उन सीटों पर भी लगातार चुनौती देने की है जिन्हें जीतने को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता बेफिक्र हैं। इससे कांग्रेस के दिग्गजों को उनके चुनावी इलाकों तक सीमित करने के साथ साथ कांग्रेस के मजबूत किलों को जीतने की योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। नमस्कार। तो कोई भी राजनीतिक दल हो तो जाहिर सी बात है वो तो चाहता है कि जितनी सारी सीटें हैं वो सारी जीत लें,
लेकिन कुछ नेता दिग्गज ऐसे होते हैं जिनकी सीटें गढ़ों में तब्दील हो जाती है, जिनको हराना कहा जाता है कि असंभव है। लेकिन राजनीति में नामुमकिन ना असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर चुनाव में लगभग हम ये देखते हैं, चाहे वो देश का चुनाव हो चाहे वो प्रदेश का चुनाव हो। और बीजेपी जिन 36 सीटों की बात कर रही है जहाँ वो लंबे समय से हार रही है, तो उसके सामने बड़ी चुनौती क्या होने वाली है? क्योंकि कई बार होगा कि कैंडिडेट आपको ढूंढना कि लगातार जब आप हारते हो तो उम्मीदवार आपके पास दमदार बचता नहीं, या जो बचता है तो बाकी के दावेदार उसको निपटा देते हैं। तो बड़ी चुनौती इन सीटों के जीतने के लिए बीजेपी को शुरुआत से क्या कदम उठाने होंगे? नहीं, रणनीति बनाना बीजेपी का काम है। हम लोग केवल इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं कि आखिर वो सीटें जो है हारी क्यों जा रही हैं। तो हारी केवल इसलिए जा रही हैं क्योंकि वहां ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को टिकट नहीं दी जाती। और ये भी कहा जा सकता है मनोज जी बहुत साफ शब्दों में कि कई बार सीटों के लिए इस तरह परिस्थितियां बनाना पड़ती हैं। बिल्कुल, अनेकों बड़े नेता जो हैं वो अपने यहाँ हल्का कैंडिडेट चाहते हैं, तो आप अपने आप को भी हल्के कैंडिडेट देना पड़ते हैं। तो ये तो राजनीति का एक अजीब किस्म का खेल है जिसको आप और हम सब जानते हैं कि यदि मैं मेरे लिए अच्छा कैंडिडेट मैं कह रहा हूं एक आदमी जो 4 बार हार गया 5वीं बार भी आप उसे टिकट दे रहे हो। आपको ये मालूम है कि प्रहलाद पटेल जो है छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी को चुनाव हरा रहा था और हमने देखा उसको जाकर के, हम सब लोग कवरेज करने गए, लेकिन बाद में जो है कमलनाथ जी जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि वहां जो व्यक्ति भाजपा का नेता था उसने कहा कि अरे अब ये प्रहलाद पटेल का प्रवेश हो गया तो मैं क्या करूंगा यहाँ, इसलिए उन्होंने अपनी बगावत करा दी। ये प्रमाणिक बात है। बिल्कुल, मुझे अच्छे से मालूम है। और जिन सीटों का आप उल्लेख कर रहे हैं, जैसे मान लो सुभाष यादव जी की सीट है, निश्चित रूप से सुभाष यादव जी बड़े कद के नेता थे और उनके बेटे भी जो है बड़े कद के नेता बनने जा रहे हैं, मैं उनको नकार नहीं रहा हूं। लेकिन मैंने अभी निकाला कि जो है गजानन जिनवाला 1990 में सुभाष यादव को हराया था, आत्माराम पटेल ने 2008 में जो है हराया था। तो ऐसा नहीं है कि ये अजय हैं। आप मथुरा प्रसाद महंत का नाम जानते होंगे, मथुरा प्रसाद महंत जी ने जो है बिल्कुल हराया था जी। तो इसलिए ऐसा नहीं है। रसाल सिंह जी चुनाव लड़े थे तो गोविंद सिंह मैदान छोड़ के भाग गए थे, ये नहीं है। वो जहां दबंगाई का खेल चलता है वहां आप उसी टाइप का कैंडिडेट दीजिए। लेकिन नैतिकता है, गोविंद सिंह जी हालांकि बहुत दमदार आदमी है, मैं उनके बारे में बहुत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन कोई भी सीट अजय नहीं होती। हमें मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को गवादिया से चुनाव लड़ाया और माधवराव जी महाराज के सामने हार गए। तो कौन नहीं हारता? हेमवती नंदन बहुगुणा चुनाव लड़ रहे थे इलाहाबाद से, और जो कुछ उनके संग हुआ था इसीलिए दुखी होकर वो दोबारा फिर ग्वालियर आए भी नहीं चुनाव लड़ने, आए नहीं, ये उन्होंने कहा भी आप जी। हाँ, आप जो है उनको देख लीजिए, हेमवती नंदन बहुगुणा जी कितने दमदार नेता थे, लेकिन अमिताभ बच्चन को उनके सामने लड़ा दिया, राम नाईक के सामने गोविंदा को लड़ा दिया, हार गए। ये प्रयोग होते हैं, ऐसा नहीं होता कि ये सब चीजें जो है संभव नहीं है, सब कुछ संभव। लेकिन राजनीति को राजनीति के तरीके से देखना चाहिए और आप संगठन के लिए, आप कार्यकर्ता के माध्यम से जनता का विश्वास जीत करके जो विधायकी हासिल करोगे वो आपके लिए लंबे समय तक चलने वाली है। और मुझे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जो काम कर रही है वो कांग्रेस की तुलना में बेहतर है। कांग्रेस भी काम कर रही है, कांग्रेस का भय है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस बात को सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं कि केंद्रीय नेतृत्व के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि टफ चुनाव है इस बार का यहाँ, और ये कमलनाथ जी के कारण हुआ है, क्योंकि उनके द्वारा जो प्रॉपर समय पर। और मैं आज मनोज जी आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि कल का दिन तो आपने और हमने सबने देखा, मीडिया की दृष्टि से देखा कि जो सोशल मीडिया समूह है कांग्रेस पार्टी का वो इतना दमदार था कि उन्होंने प्रहलाद पटेल को वो जो है पार्टी अध्यक्ष बना दिया। बिल्कुल, लोग बधाइयां देना चालू कर दी। रात में जो है वही ढाक के 3 पात, कुछ भी नहीं निकला। लेकिन जो कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम है उसने एक ऐसा जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया है, आप देख लीजिए। चार नाम बता दूंगा मैं आपको अकेले में, आप मुझसे पूछ लीजिए, उनके यूट्यूब के देख लीजिए, उनके वेबसाइट देख लीजिए, उनके समाचार पत्र देख लीजिए, वो रोज जो है भाजपा को हरा रहे हैं। तो ये तो है, लोग ऐसे बहुत लोग वो भी मिल जाएंगे जो रोज भाजपा को जिता रहे हैं। तो ये एक परसेप्शन बनाने के लिए खेले जाने वाले खेल हैं। लेकिन यदि आप व्यवहारिक रणनीति से, आप वो चिंता करना पड़ेगी कि जब अमित शाह उत्तर प्रदेश जाते हैं तो उस उत्तर प्रदेश में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह प्रभारी उत्तर प्रदेश बनने के बाद इतना बड़ा बहुमत 80 सीटें लेके आ जाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए जब अमित शाह जब छिंदवाड़ा जाते हैं तब आपको चिंता करना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री जी बने थे हमारे मध्य प्रदेश के 15-18 महीने तक, अमित शाह की पहुंचने से वहां कितनी खलबली मच रही होगी उसकी कल्पना हम राजनीतिक
समीक्षा के रूप में कर सकते हैं। लेकिन ब्रजेश जी, जो सीटों की बात हो रही है, क्योंकि ऐसी सीटें कांग्रेस ने भी चिन्हित की हैं 66 के आसपास, और वहाँ भी दिग्विजय सिंह लगातार प्रवास कर रहे हैं, और जो खबरें आती है हम हर चुनाव में देखते हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं वो लगभग आधे से ज़्यादा हार जाते हैं दोनों दलों के, या जो भी जीतते हैं। तो ऐसे में तो चिंता तो सारी सीटों की होना चाहिए, बजाय इसके कि कुछ चुनिंदा सीटों पर आपका फोकस हो। क्योंकि कई बार होता है कि आपकी नज़र एक ही जगह रहती है, और जिसको मुझे एक मुहावरा भी है देसी कि पैरों तले ज़मीन खिसकना, वो हो जाता है कई बार, कि कई बड़े नेताओं को लगता है वो तो जीत रहे हैं। हमने इस चुनाव में लोकसभा में भी देखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो कुछ हुआ है, या छिंदवाड़ा में जो कुछ होते होते रह गया है, या दिग्विजय सिंह के साथ जो हुआ। देखिए मनोज जी, वो परिस्थितियाँ अलग होती हैं कि जब आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाए। निश्चित तौर पर कांग्रेस भी मान के चलती है, बीजेपी भी मान के चलती है कि कुछ सीटें तो उसकी हैं, इन आधार पर कि उन पर ज़्यादा मेहनत ना करने की ज़रूरत है। यदि हम बात करें गोपाल भार्गव की सीट की बात करें, हमें ऐसे इंदौर की सीट की बात करें, हम कुछ सीटों की भोपाल की भी बात कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिन पर आपको लगेगा नहीं कि हाँ यहाँ हार जाएंगे, तो एक मान के चलते हैं सुरक्षित है। ऐसी दोनों ही दलों के पास हार जाते हो आप, हाँ, हार जाते हैं। वो माहौल मैंने कहा ना, परिस्थितियां अलग होती हैं कि एक लहर जब चलती है तो आप देखिए कि राहुल गांधी हार जाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हार जाते हैं, वो एक अलग है परिस्थिति रहती है कि जिसमें आपने बड़े बड़े दिग्गज हार जाते हैं, या सामने कौन उतरा है मैदान में उससे ये पता चलता है कि हार सकते हैं या नहीं हार सकते। आप देखिए कि दोनों की कुछ सीटें ऐसी हैं, हम मान लें कि मध्य प्रदेश में ऐसा माना जा रहा है कि 80-80 सीटों पर अच्छी फाइट होती है, वो जीत जाती है, 80 वो जीत जाएंगे। बाकी 36 सीटों पर इसलिए मेहनत कर रही है बीजेपी कि भाई आपको बहुमत के आंकड़े तक ले जाएगी। यदि बहुमत का आंकड़ा है 116 का, तो आप वैसी सीटों पर मेहनत करोगे ना जो आप हासिल कर लो, तो निश्चित तौर पर उन पर फोकस किया जाता है। हम देखते हैं कि रणनीति जब बनती है तो ये देखा जाता है कि पिछली बार हम कितने मार्जिन से हारे, 1000 से हारे, 500 से हारे, 2000 से हारे, 5000 से हारे। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे हम मुकाबला दिलचस्प था। यदि 1000 वोटर हमको मिल जाते हैं, 1000 और हम बढ़ा लेते हैं, तो हम यहाँ जीत सकते हैं। तो उन पर क्यों मेहनत नहीं करना चाहिए? वही तो आपका आंकड़ा बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके कुछ माइनस भी तो होंगे। जहाँ पे जिस तरह से आपने कहा कई दिग्गज हार जाते हैं, तो वो जो रणनीति का हिस्सा होता है, उसी हिस्से के तहत बीजेपी ने ये रणनीति बनाई है। क्यों ये रणनीति यूपी में सफल हुई है, गुजरात में सफल हुई। सफल क्या है कि आप हर बूथ पर 51% वोट बैंक हासिल कर लीजिए। इसके लिए उन्होंने पन्ना प्रमुख बनाए थे, अर्ध पन्ना प्रमुख बना दिए, युवा मोर्चा को लगा दिया, बूथ कमेटियां बना दी, और 30-30 परिवारों की जिम्मेदारी दे दिया आपने पन्ना अर्ध पन्ना प्रभारियों को, कि 30 परिवारों को आपको देखना है और उनके वोटर को आपको लाना है आपके हिसाब से। हितग्राही एक अलग चीज़ हो गई कि आपने हितग्राहियों तक भी पहुंच रहे हैं। तो ये आंकड़ा क्यों? तो ये जो हम कह रहे हैं ना रणनीति बनाई जाती है, वो रणनीति का हिस्सा है ना कि 5000 से हारे आप। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस के पास हैं कि जहां हार की संख्या, हारने का जो आंकड़ा है वो लगातार कम होता जा रहा है। हमने देखा है किस तरह से अजय सिंह राहुल भैया हार गए, किसी ने कल्पना की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए, किसी ने कल्पना की थी। आप देखिए लगातार मेहनत की थी ना, शैलेंद्र तिवारी को लगातार प्रयासरत वहां पे रहे, और किस तरह से अजय सिंह राहुल भैया से वो सीट छीन ली। तो जब लगातार मेहनत करोगे आप और वहाँ पे फोकस करोगे, और तो अपने हिसाब से यदि रणनीति बनाओगे, और जब केंद्रीय आलाकमान वो रणनीति देख रहा हो, मॉनिटर कर रहा हो, और एक जब पन्ना तक अर्ध पन्ना तक जब हम 30-30 परिवारों तक यदि वहाँ जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल है। इनमें से हाँ 36 सीटों में से आप नहीं जीत पाओगे, पूरी 100% आपको सफलता नहीं मिलेगी ना, लेकिन आपने 6 जीत ली, 10 जीत ली, 15 जीत ली, तो ये आपका प्लस ही है ना। तो इसलिए मेहनत करने की ज़रूरत है, और जो आपकी सीटें हैं निश्चित तौर पर उनको भी मजबूत करने की रणनीति रहती है, उन पर भी काम चलता है। और जहाँ पे आपकी नाराज़गी होती है, जो सर्वे कराए जाते हैं, पार्टी कई फोरम पर सर्वे कराती है, उस आधार पर यदि उम्मीदवार के खिलाफ नाराज़गी होती है तो उम्मीदवार चेंज करके वहाँ पे उसको हासिल करने की कोशिश की जाती है। तो मुझे लगता है कि रणनीति के मामले में निश्चित तौर पर बीजेपी बेहतर काम करती है, और जिस तरह से रणनीति बीजेपी की थी, हम देख रहे हैं कि वही रणनीति ठीक वैसी ही नकल करने की कोशिश कांग्रेस दिख रही है। कांग्रेस यदि वो 66 सीटों पर फोकस कर रही है, जो हारती आई है लगातार, तो हो सकता है उसको उसमें से कुछ सीटें मिल जाएं, इसमें दो राय नहीं है। यदि मेहनत ना करते तब भी हो सकता है मिल सकती थी, लेकिन यदि मेहनत तो कर रहे हो आप अपना वोट बैंक बढ़ाने की रणनीति पे काम तो कर रहे हो, तो ये मेहनत किसको नहीं करना चाहिए। और जब मुकाबला दिलचस्प हो, ये माना जा रहा हो कि 50-50 जैसे हालात हैं, और हम एक एक सीट पर यदि कड़ा मुकाबला करेंगे, एक एक सीट पर फोकस करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो ज़्यादा फोकस करेगा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, उसको सफलता मिलेगी, उसके सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। हम देखो कि यदि कोई स्टूडेंट है कि हम आखिरी समय में मेहनत कर रहे हैं, पहली बार हमको कांग्रेस
वैसी मेहनत करते दिख रही है। हालांकि वो बीजेपी के मुकाबले नहीं कर रही, लेकिन वो आखिरी के समय पर जितनी कर रही है कांग्रेस के हिसाब से ज्यादा ही कर रही है। कांग्रेस के हिसाब से हम देखें कि उसको जो सफलता मिलती रही है बिना मेहनत के, 6 महीने पहले सक्रिय होती थी और सफलता पा जाती थी। यदि वो बहुत पहले से सक्रिय हो रही है, उसके एक नेता लगातार लगे हुए हैं, दोनों नेता एकजुटता के साथ मैदान में उतरे हैं, तो खतरा तो बढ़ता ही है। जब आप जिससे मुकाबला हो रहा है, बीजेपी को लगता है कि किसका मुकाबला है, कांग्रेस से, और कांग्रेस बिना मेहनत करे जब 2018 में उसको इतनी टक्कर दे सकती थी, सत्ता में आ सकती थी, 15 माह का सत्ता भोग सकती थी, तो अब तो और परिस्थितियां हैं जब मेहनत कर रहे हैं वो, तो निश्चित तौर पर उनसे नाराजगी रही होगी 15 माह में कुछ, तो उस नाराजगी की वजह से। लेकिन अब जब वो मेहनत कर रहे हैं तो वो अपना आंकड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, टॉप में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको उसकी टक्कर देने के लिए उनसे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा मेहनत करते हुए बीजेपी दिख रही है हर रणनीति के अनुसार। और जो शर्मा जी कह रहे थे, निश्चित तौर पर ये विपक्ष का काम होता है। सोशल मीडिया में बीजेपी ने, हमने देखा, कई तरह से नैरेटिव सेट करने का काम करती थी। अब वही सेट वो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें कितने झगड़े हैं, और सोशल मीडिया को लेकर तो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी नाराजगी जता चुके हैं, क्योंकि उनके काम से संतुष्ट नहीं है। तो आप देखिए कि आप ही से सीखे हैं वो, बिल्कुल। जो बीजेपी जो सोशल मीडिया की जो ट्रैक अपनाती थी वही ट्रैक तो वो अपना रहे हैं। फिर आप कैसे कमजोर हो गए? क्योंकि आपने मेहनत करना छोड़ दिया, आपने सोचा हम तो उसमें बाजी मार ही रहे हैं। तो वही जो परिस्थिति है कि आप जहां छोड़ दोगे, जहां लूज बाल फेंकोगे, वहां सिक्सर चौका तो लगी जाएगा। कछुआ खरगोश की कहानी भी हम सुनते हैं। तो शर्मा जी, एक रणनीति ये भी बेहतर हो सकती है। हमने देखा था पिछले दिनों जब कमलनाथ भोज पर मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे डर है कि अपनी सीट पर घिर जाऊंगा। तो वो रणनीति भी बीजेपी अपना सकती है, क्योंकि कांग्रेस भी ये प्रयास कर चुकी है कि जो दिग्गज नेता हैं, भले हार हो जीत हो, इतने दमदार कैंडिडेट उनके सामने उतार दिए जाएं कि वो ठीक है कि अगर वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे भी, तो वो बाकी सीटों पर पार्टी को समय ना दे पाए। तो ये रणनीति भी ज़्यादा मुफीद हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा का कोई नेता ऐसा निर्णय लेगा कि वो चुनाव नहीं लड़ेगा, जिसको नहीं, कांग्रेस के लिए कि कोई भी उसका जो नेता हो, उसके सामने बीजेपी इतना दमदार नेता उतार दे कि वो अपने क्षेत्र में बंद कर रही जाए। नहीं, ये प्रयोग तो होते ही है ना। अब आप देखो, मैंने सिंधिया जी का उल्लेख किया था, आज मैं इनका भी, कमलनाथ जी का भी उल्लेख करता हूँ। उन दिग्गज नेता के सामने एक झटके में पटवा जी को उतार दिया। बिल्कुल। तो ये तो रणनीति का हिस्सा होता ही है। आपको पिछले चुनाव हमने देखा, अरुण यादव गए थे बुधनी, या शिवराज जी दिग्विजय सिंह के खिलाफ राघोगढ़ से लड़ चुके हैं। ये कोई देखो, अरुण यादव जी बहुत बड़े आदमी हैं और सुभाष यादव जी के पुत्र हैं, लेकिन वो मास लीडर नहीं है कि वो किसी क्षेत्र में चले जाएंगे। तो यूं तो दिग्विजय सिंह जी के सामने शिवराज जी गए थे, चुनाव हार गए थे। बिल्कुल, राघोगढ़ में। वो जबकि शिवराज जी की चर्चित चेहरा थे, लेकिन उस समय वो वैसे मास लीडर नहीं थे जैसे आज हैं। तो जैसे दीपक जोशी जी कह रहे हैं मैं जाके वहां चुनाव लड़ूंगा, तो दीपक जोशी जी तो अपने क्षेत्र में ही चुनाव हार गए थे, वो मास लीडर थोड़ी ना। कैलाश जोशी जी का नाम हटा लीजिए, दीपक जोशी को पहचानता कौन है? तो ये जो परिस्थितियां हैं राजनीति की, जो मास लीडर के सामने अलग किस्म का मास लीडर चुनाव लड़ेगा। मैं फिर उल्लेख कर रहा हूं कि कमलनाथ जी के सामने प्रहलाद जी को चुना है। प्रहलाद जी मास लीडर हैं, उनके फॉलोवर्स की बात अलग है। पिछली बार का मैं आपको उल्लेख कर रहा हूं, पिछली बार 3 चीजें बहुत अलग थी। एक तो लंबे समय तक शिवराज जी का मुख्यमंत्री रहना, एंटी इनकम्बेंसी का जो प्रतिशत था, कम था ज्यादा था, एक बात थी। दूसरी बात यह थी कि किसान कर्ज माफी का इतना चमकदार नारा दिया था कमलनाथ जी ने। और कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए ऐसे चेहरा थे जिनके ऊपर कोई दाग नहीं था, कोई असफलता का दाग नहीं था। अब जो है काट की हंडिया चढ़ चुकी है। आने वाले समय में सबको ये मालूम है कि वही कमलनाथ जी हैं, बहुत अनुभवी हैं, बहुत विद्वान हैं, लेकिन कर्ज माफी नहीं कर पाए, फेल हो गए कर्ज माफी करने में। वही कमलनाथ जी हैं जो मीडिया के साथ समाचार पत्र की बिल्डिंग गिराने के काम करते हैं और भोपाल में पत्रकार भवन गिराने का काम करते हैं। तो विश्वसनीयता का जो संकट है, आप शिवराज जी पर आरोप लगाइए ऐसे कि उन्होंने किसके साथ प्रताड़ना की। आप सत्ता में आए हैं, सत्ता में आने का मतलब ये है कि आप हमारे राजा हो गए हैं, आप उदार हो गए हैं। आपको उदार होना चाहिए। बदले की भावना से काम करने वाला आदमी अगले बार नहीं आजमाया जा सकता, क्योंकि आपके प्रति ये धारणा है कि आप बहुत विराट हृदयी हैं। आप इतने बड़े आदमी कि आपने छिंदवाड़ा को चमन बना दिया। आप इतने बड़े आदमी हैं कि आप वहां से लगातार जीत रहे हैं। आप इतने बड़े आदमी हैं कि केंद्र की सरकार आपको मिनिस्टर बनाती है। लेकिन जब आप मध्य प्रदेश में आए तो आपने क्या किया? ये जो बातें हैं ये आपके बारे में अगला नैरेटिव सेट करते हैं। तो इसलिए जो है ना, इन बातों को हमें बिल्कुल विचार करना चाहिए। आने वाला समय जो है वो टफ है, निश्चित रूप से है, क्योंकि कांग्रेस सक्रियता से काम कर रही है। लेकिन मैं उस कांग्रेस के एक पुराने प्रवक्ता का मुझे टिप्पणी याद है जो मुझे फोन पर उन्होंने कही, 42 बरस से कांग्रेस के फेस कौन है? 3 लोग गिनती के। आपने किसी भी दूसरे व्यक्ति को आगे नहीं आने दिया।
भाजपा में लोग नाराज होंगे इस बात को लेकर के कि हमें काम से पूछ दिया गया, लेकिन भाजपा ने चौथी पीढ़ी दे दी। आप राजनीति में जब तक आप नहीं लाओगे, आप कब तक सर पर बैठे रहोगे? भाई आप 70+ हो गए हैं और आप अपने युवा नेता को आगे लाना, आप मुख्यमंत्री बनिए ना। लेकिन जिन्होंने अपना अध्यक्ष जी 80+ चुन लिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोलूं मैं इस पर? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपको तो 70+ वाले तो कह सकते हैं ना कि भैया एक दशक ज्यादा वाले ऊपर हैं। मनोज जी, आपको ये संदेश जनता को देना पड़ेगा कि आपके अंदर जो 21वीं सदी है उसका विजन है क्या, आपको ये बताना पड़ेगा। और आपके पास बाकी जो आपकी युवा टीम है विजनलेस कैसे हो सकती है? लेकिन ये विजन तो राहुल गांधी भी नहीं दे पाए ना, तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का क्या दोष है? अभी ऐसी सवाल है कि जिसमें मैं घिर जाता हूं, मैं बोल नहीं पाता, क्योंकि नहीं मतलब जो आप बात कर रहे थे उसी को आगे बढ़ा। राहुल गांधी जी बहुत बड़े आदमी हैं, मेरी पहुंच नहीं है वहां तक, मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स से अलग है वो। पहुंच जिनकी है वो भी उनको समय नहीं मिलता है ना, फिर वो पार्टी छोड़ जाते हैं, फिर उनको असम का मुख्यमंत्री बन जाता है, चुनाव कोई फिर केंद्र में मंत्री बन जाता है बीजेपी में। मनोज जी, चुनाव से पहले यदि कांग्रेस में नेतृत्व बदलाव की स्थिति बन जाए, ये अचंभा करने वाला विषय नहीं है। ये जिस तरह समय नहीं दिया गया, जिस तरह इनको बुला करके बैठक नहीं की गई, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि वो सब जानते हैं भाई, आप राहुल गांधी, आप कितना भी सोच लीजिए राहुल गांधी के बारे में, लेकिन राहुल गांधी को इतना तो मालूम है कि देश जो है आने वाले समय में नई पीढ़ी के हाथ में जाएगा। आप कब तक जो है इनको करते हैं भाई? वो यदि 80+ वाले बने हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, तो वो केवल एक सरकमस्टांसेस हो गए। अशोक गहलोत ने मना कर दिया क्योंकि वो इतना बड़ा खेल कर गए थे कि उस खेल के कारण थे तो वो भी 70+ ही ना। हाँ, पर एक थोड़ा सा लगता है अलग कि वो हाँ, तो कुल मिला के ये है कि तो ब्रजेश जी, जो सीटें आपने चयन कर ली, सब प्लानिंग अच्छी है, लेकिन क्या इतने वर्ष हो जाएगा? क्योंकि आपको नीचे तक वैसी जमावट करना पड़ेगी। और जो शर्मा जी ने इशारा किया, और हम भी कई सारी सीटों पर देखते हैं कि कई बार हम खुद के लिए टिकट लाते हैं और सामने वाले का टिकट भी ले आते हैं कि हमारे पसंद का कौन है। तो क्या वो खेल इस बार होगा? नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि इस बार वो खेल हो सकते। हमने देखा है कि 2008 में भी वो खेल हुआ था। इस तरह के खेल ज़्यादा बीजेपी में नहीं होते हैं, कांग्रेस में होते हैं। और अब परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। अब खेल करने वाले या तो राजनीति से बाहर हो जाते हैं, और जो जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व हस्तक्षेप देता है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब प्रदेश के नेता इस तरह का खेल कर सकें या केंद्रीय आला कमान इस तरह के खेल कर सके। अब तो मुकाबला बहुत दिलचस्प होता है, और जिस तरह से एक एक सीट पर लड़ाई लड़ी जाती है, मुझे नहीं लगता है कि अब कम से कम ऐसी उम्मीद हो। आप देखिए कि दिग्गजों को उतारा जाएगा। हाँ, जो कांग्रेस की आपने बात की, वहाँ ऐसे दिग्गज है नहीं। यदि उन्हें उतार भी दी जाएगा तो जो उनकी सीट है ना, वो भी खो सकते हैं। लेकिन बीजेपी में ऐसा लगातार होता रहा है, पहले भी दिग्गजों को उतारा गया है, और आप देखेंगे कि ऐसे सीट पर ऐसे उम्मीदवार उतारे जाएंगे जो वो सीट छीनने की ताकत रखते हों और छीन कर ला सकते हैं। वो अपनी सीट भी बचा सकते हैं, जिस सीट से वो लड़ते रहे वो भी बचा सकते हैं, और दूसरी सीट छीनने की क्षमता भी रख सकते हैं। हमने इंदौर में भी इसका उदाहरण देखा है, कैलाश विजयवर्गीय के रूप में देखा है, हमने ऊषा ठाकुर के रूप में देखा है। तो आप देखिए इस तरह के उदाहरण आपको और भी इस बार ज़्यादा मिलेंगे। टिकट भी बेहतर तरीके से बहुत ज़्यादा कटेंगे, और ऐसे उम्मीदवारों को भी, दमदार उम्मीदवारों को दमदार चेहरों के सामने उतारा जाएगा ताकि वो सीटें जीत सकें। बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कई बार होता ही है कि राजनीति में बड़े शेरों के सामने मेमने को छोड़ दिया जाता है ताकि उसका आसानी से शिकार हो जाए। बहरहाल अब समय की कमी है, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर प्लानिंग तो बहुत अच्छी है, और दोनों दल इसकी तैयारियों में कि कौन किसकी जीते हुए की जो गढ़ हैं उनमें सेंधमारी कर सके, उनको भेद सके। वो कई बार होता है कि घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन हर बार आपको ये भेदी मिल नहीं सकते हैं। आपको लंका अपने पुरुषार्थ से ढहाना होगी या किले अपने पुरुषार्थ से ही जीतना होंगे। अब कौन किसके किलों में कितनी सेंध लगा पाता है, ये तो चुनाव के बाद पता लगेगा। लेकिन फिलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि दोनों तैयारियाँ तगड़ी की है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।